नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक हो रहा होगा। और अगर आप लोग लगातार हम लोगों के वीडियो देख रहे हैं तो पता होगा कि इस सीरीज के तहत हम लोग रसायन शास्त्र को सीक्वेंस वाइज यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कोई भी चीज़ अगर आप सीक्वेंस वाइज क्रमबद्ध तरीके से आप उसको समझिएगा तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा। और इस क्रम में हम लोग बहुत अधिक चैप्टर, आपका लगभग टोटल 9 चैप्टर के अंतर्गत इसको देखने वाले हैं, पूरे रसायन शास्त्र को, केमिस्ट्री को, और जिसमें से 7 चैप्टर से संबंधित जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है। ये जो हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ हम लोग यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो JSSC हो, रेलवे हो, या सेंट्रल लेवल का जो CHSL है, आपका SSC CGL है, ये सब के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया नोट्स है। NCERT को भी यहाँ पे ध्यान में रखा गया है। आप लोग अगर देखे होंगे पिछला वीडियो तो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल के बारे में समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग पुराना वीडियो देखे होंगे तो हम लोग जब सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे, वहीं पे जब तत्व के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो वहां पे धातु, अधातु और उपधातु के बारे में थोड़ा बहुत वहां पे हम लोगों को समझने को या जानने को मिला था। तो हम लोग वहां पे बोले थे कि इसके बारे में डिटेल हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इसमें चैप्टर 8 में हम लोग इसके विस्तृत गुण के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो भौतिक गुण हो चाहे वो रासायनिक गुण। तो यहाँ पे आपको आसपास में बहुत सारे आपको तत्व देखने को मिलेंगे, जिसको कुछ को धातु कहेंगे, कुछ को अधातु। जैसे यहाँ स्टील है, आपका लोहा है, एल्युमिनियम है, उसी तरह से आपका हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इस तरह से, या सिलिकॉन है, सल्फर है, इस तरह से बहुत सारे तत्व मिलते हैं, जिसको हम लोग इस कैटेगरी को हमको जनरली अधातु कहते हैं, इस कैटेगरी को हम लोग यहाँ पे धातु कहें। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको थोड़ा सा याद करवा देते हैं कि हम लोग पीरियोडिक टेबल जो देखे हैं तो इस क्रम वाले जो थे वो जनरली हम लोग क्या बोले थे, धातु बोले थे। यहाँ पे उस तरह से बोरोन हो गया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलेरियम हो गया, फिर पोलेनियम करके यहाँ पे दिया गया, वो आपका उपधातु कैटेगरी आता था, जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण देखने को मिलते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, ये सब जो होता था वो अधातु कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज विस्तार पूर्वक हम लोग धातु अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भौतिक गुण के बारे में। सबसे पहले इसके गुण को पढ़ने के से पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक क्या होता है। भौतिक मतलब जो चीज़ आप देख रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, वो सारा चीज़ आप क्या होता है, भौतिक चीज़ में हम लोग उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में जान सकते हैं। तो सबसे पहले चूंकि हम लोग धातु अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन करना बेहतर होगा, और इस तरह से अगर आप इसको समझते हैं तो लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। तो चलिए हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो ये जो कैटेगरी है आपका धातु का, और इस साइड हम लोग अधातु के गुण को लिखे हुए, ये भौतिक गुण अधातु का है, ये धातु का है। तो सबसे पहले यहाँ पे भौतिक अवस्था, जब पहला चैप्टर हम लोग पढ़े थे तो याद कीजिए, वहां पे पदार्थ जो भी हम लोगों को आसपास दिखा था उसको भौतिक रूप में 3 कैटेगरी में बांटा गया था, ठोस, द्रव और गैस। तो उस क्रम में अगर हम देखें तो धातु जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, कठोर होता है, और कठोर होता है, और इस कारण हम लोगों को सामान्य रूप से ठोस अवस्था में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो धातु होते हैं वो सामान्यतः ठोस होते हैं। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हम देखते हैं तो वो क्या रहता है, ठोस देखता है। आयरन देखते हैं, लोहा देखते हैं, वो क्या रहता है, ठोस रहता है। कॉपर रख गया, तो ये सब सारा चीज आपका ठोस रूप में मिलेगा। लेकिन जो सवाल पूछता है वो अपवाद से पूछता है, जो एक्सेप्शन रहता है वो। तो यहाँ पे जो अपवाद है वो क्या है, मरकरी, पारा। तो मरकरी जो होता है, जो कि थर्मामीटर में यूज किया जाता है, वो एक धातु है, और धातु होते हुए भी ये किस अवस्था में आता है, द्रव अवस्था में। तो इसीलिए पूछा जाएगा ऐसा कौन सा धातु है जो सामान्य या रूम टेम्परेचर में द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है मरकरी या पारा। तो इस तरह से आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको ध्यान में रखना है। अब इसी के अपोजिट हम अधातु का अगर हम गुण का चर्चा करें, भौतिक अवस्था, तो यहाँ पे तीनों गुण आपको तीनों अवस्था देखने को मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। मतलब सामान्य रूप में, जैसे ठोस में आपका दिया है कार्बन, कार्बन में आप कार्बन का अपर रूप ले लीजिए, जैसे कि कोयला। कोयला जो होता है वो ठोस रूप में देखने को मिलेगा। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन होता है, ये सारा चीज आपको ठोस रूप में। लेकिन आप इसका द्रव एग्जांपल भी पा सकते हैं, जैसे ब्रोमीन एक अधातु है लेकिन द्रव है। उसी तरह से गैसीय फॉर्म में तो अधिकतर आपको सुने होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, आर्गन है, फ्लोरीन है, इस तरह से बहुत सारे गैस हैं, वो सब अधातु के कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से ये पहला हम लोग डिफरेंस देखें धातु और अधातु में। दूसरा डिफरेंस यहाँ पे देखते हैं
तो यहाँ पे दूसरा गुण है धातु का अघात वर्धीनता, मेलेबिलिटी। इसका सीधा सा अर्थ है किसी भी चीज को अगर आप पीटते हैं तो वो पतला हो जाता है, यानी चादर का रूप ले लेता है। जैसे आप होटल कभी गए होंगे तो वहां पे बर्फी होता है, उसके ऊपर सोने का मतलब एक चमकीला फॉइल होता है जो कि एल्युमिनियम का होता है। अगर महंगा है तो वहां पे गोल्ड का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो इतना पतला फॉइल हुआ, तो ये किस कारण हुआ? तो इसमें जो था मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता था, यानी आप उसको पीटिएगा तो पतला चादर हो जाएगा, फॉइल का रूप लीजिएगा। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी आप लोग देखे थे सोने का फॉइल का यूज किया जाता था। तो यहाँ पे सवाल क्या पूछा जाएगा कि सर्वाधिक मेलिएबल या आघात वर्धीय धातु कौन है? तो सोना है, और यही सोना का फॉइल का यूज रदरफोर्ड भी करते हैं। तो इस तरह से ये होता है। दूसरा गुण अगर हम देखें डक्टाइल का, यानी अगर आप इसको खींचिएगा तो ये तार का रूप ले जाएगा। और इस तरह से सोना और चांदी जो होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। बोलता है सोना जो है वो 2 किलोमीटर तक लंबा हो सकता है सिर्फ 1 ग्राम सोना लेने पर। तो इस तरह से सोचिए 1 ग्राम सोना कितना सा होता है, लेकिन फिर भी अगर इसको लंबा करेंगे तो हम 2 किलोमीटर तक इसको खींच सकते हैं, ऐसा यहाँ पे देता है। लेकिन ये दोनों गुण जो होता है ये अधातु में पाया नहीं जाता है। तो अधातु में जो गुण पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भंगुरता, यानी अगर आप उसको हथौड़े से पीटिएगा तो ये चादर का रूप नहीं लेगा बल्कि क्या हो जाएगा? चूर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप देखिए, कोयला को अगर आप मारिएगा तो वो क्या होगा? चूर होगा, पतला चादर का रूप तो लेगा नहीं। तो इस तरह से ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला डिफरेंस यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊष्मा और विद्युत का जो धातु होता है वो क्या होता है? सुचालक। तो हम लोग यूज भी करते हैं घर में, कॉपर का तार यूज करते हैं, एल्युमिनियम का तार यूज करते हैं। तो इस तरह से जो होता है ये क्या होता है? सुचालक। चाहे वो ऊष्मा का हो, जैसे बर्तन होता है ऊष्मा का हो, एल्युमिनियम का बर्तन का यूज करते हैं, कॉपर का बर्तन का होता है। तो इस तरह से ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हम अधातु में पढ़े तो ये क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन फिर वही चीज है, अपवाद से सवाल पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अधातु है जो कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट है, जो कि पेंसिल में यूज करता है। बचपन में इस तरह से आप लोग किताब में देखे भी होंगे, दोनों तरफ पेंसिल छीला जाता है और तार और बैटरी की सहायता से हम लोग उसको बल्ब को जलाते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखना है। यहाँ पे दिया गया है लेड एक धातु है और ये कम सुचालक है, यानी कि सोना और चांदी की तुलना में कम सुचालक है। एक चीज यहाँ पे देखिएगा, चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, लेकिन चूंकि ये महंगा होता है इसीलिए इसका सामान्य अवस्था में यहाँ पे हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। अगला गुण अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि भौतिक गुण है, धात्विक चमक। इसको भी तुलनात्मक रूप में ही समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी आप धातु लीजिए तो उसका अपना कुछ एक रंग होता है, चमक होता है, लश्यर होता है। जैसे आप एल्युमिनियम और मैग्नीशियम देखे होंगे तो उसका सफेद टाइप का कलर देखने को मिलेगा, सोना थोड़ा पीला कलर का देखने को मिलेगा, तांबा जो है वो थोड़ा सा रेड कलर, आपको लाल कलर देखने को मिलेगा। लेकिन यही चीज आप अगर अधातु में चल जाते हैं तो इसमें किसी तरह का कोई चमक नहीं मिलता है। लेकिन फिर वही बात है, अपवाद से सवाल पूछे जाएंगे। ग्रेफाइट और आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें लश्यर या यहाँ चमक पाया जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें खुद का चमक होता है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन। अगला गुण अगर हम देखें तो यहाँ है कठोरता। तो सामान्यतः धातु जो होते हैं वो कठोर होते हैं। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर, ये सब क्या होते हैं? कठोर होते हैं, जबकि अधातु जो होते हैं वो मुलायम होता है। लेकिन फिर यहाँ अपवाद है कि हीरा एक अधातु है, लेकिन सबसे कठोरतम पदार्थ में हीरा को कहा जाता है, तो हीरा जो है वो कठोर है। यहाँ पे फिर से अगर धातु में अपवाद देखें तो सोडियम और पोटेशियम, इसको चाकू से पूछा जाएगा ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और पोटेशियम। तो ये थोड़ा सा कम कठोर है, तो यहाँ पे भी अपवाद देखने को मिल रहा है। और अधातु में भी अपवाद देखने को मिल रहा है कि अधातु सामान्यतः क्या होते हैं? मुलायम, लेकिन हीरा सबसे कठोर है। धातु सामान्यतः क्या होते हैं? कठोर, लेकिन सोडियम और पोटेशियम थोड़ा सा कठोर, कम कठोर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्वनिक, अगर आप धातु को कोई भी चीज से पीटिएगा, चाहे हथौड़ा हो, डंडा हो, कोई भी चीज से पीटिएगा तो उसका एक अपना खास ध्वनि निकलता है। जैसे एल्युमिनियम का बर्तन को अगर आप पीटिएगा तो उसमें कुछ अलग मिलेगा, कॉपर का अलग होगा, उसी तरह से आपका गोल्ड का अलग होगा, चांदी का अलग होगा। इस तरह से आवाज सबका डिफरेंट डिफरेंट आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। उसी तरह से अगर यहाँ बात करें अधातु में तो यहाँ हथौड़ा से पीटने से किसी तरह का कोई यहाँ पे ध्वनि नहीं निकलता। जैसे ऑक्सीजन है, इसको पीटिए, कोई ध्वनि आपको मिलेगा नहीं। अगर आप कोयला जैसा चीज को यहाँ पे लीजिएगा तो ये क्या होगा? चूर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका कोई खास ध्वनि होता नहीं है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। आगे यहाँ पे और भी कुछ गुण के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले घनत्व के बारे में। तो लगभग सभी धातुओं के घनत्व जो होते हैं वो हाई होते हैं, उच्च घनत्व होता है, डेंसिटी। घनत्व के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं, तो बस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाई क्या है और लो क्या है, किस में पाया जाता है।
तो अधातु जो है यहाँ पे अगर हाई है तो इसमें जनरली इसके तुलना में क्या पाया जाएगा, कम। देखिए यहाँ पे जिंक का जो लिखा हुआ है वो 7.1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है, जबकि यहाँ पे 1.82 है। यहाँ 7.1 था, यहाँ 1.82 है फास्फोरस का। उसी तरह से यहाँ पे टोटल जो है इसका जो घनत्व है वो उच्च देखने को मिलेगा, और इसका घनत्व जो है धातु की तुलना में सामान्यतः निम्न देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल जो धातु है उसका घनत्व हमेशा कम रहता है, सॉरी अधिक ही रहता है। कुछ का आपको कम देखने को भी मिल जाएगा, जैसे कि आपका लिथियम है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसका 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये इसका कम आपका घनत्व देखने को मिलेगा। उसी तरह से पोटेशियम, जिसको अभी हम लोग मुलायम बोले थे, तो ये जो है 0.89 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा अगर घनत्व के बारे में हम बताएं तो यहाँ पे ये समझिए कि जैसे यहाँ पे बोला गया है कि मीटर क्यूब, तो अगर एक हम लोग यहाँ पे घन लेते हैं जो कि हाइट, चाहे वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, सब 1-1 मीटर का होता हो, और इस तरह के ये टुकड़ा को अगर आप तौलिएगा तो कितना होगा, 1.82 इंटू 10⁻³ kg हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है कि इतना मीटर क्यूब नहीं, यानी सब 1 मीटर क्यूब हो जाएगा, तो उसमें कितना kg होगा, 1.82 इंटू 10⁻³। इसको सिंपली कह सकते हैं, यहाँ पॉइंट हटा दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1820 kg। यानी 1-1 मीटर का सारा तरफ से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप टुकड़ा लीजिएगा घन का, यहाँ फास्फोरस का, तो उसका जो वेट होगा वो हो जाएगा 1820। जबकि यहाँ पे अगर आप लोहा लेते हैं तो वे कितना हो जाएगा, 7900 आपका kg हो जाएगा। तो इस तरह से इसका घनत्व तो लोहा का ज़्यादा रहता है, या धातु का एक तरह से कह सकते हैं वो ज़्यादा रहता है। इसी तरह से और भी कुछ बहुत आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि ओस्मियम, आप लोग नाम सुने होंगे ऑस्मियम का। तो ये जो ऑस्मियम है इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, 22.61 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से इरिडियम है। ये सब सारा चीज़ आपको एमसीक्यू में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा, 4 का ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन जो होता है वो हेवी मेटल के तौर पे आ जाता है या घनत्व किसका ज़्यादा रहता है। तो इस तरह से इरिडियम जो है उसका भी आपका अधिक देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला एक छोटा सा प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं, आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो द्रव्यमानांक को हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं जिसमें मेल्ट हो जाता है, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी मेल्ट हो जाता है, और पानी जो होता है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हम लोग यहाँ पे धातु और अधातु का चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम धातु का अगर देखें तो लोहा को आप खुद ही समझिए, एग्जाम्पल खाली मन में रखिएगा कि लोहा, एल्युमिनियम यही सब धातु में रखिएगा, और उसके बाद सोचिएगा तो अपने आप आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है, यहाँ पे मेल्ट जो होता है वो 419 डिग्री दीजिएगा, तब जाके जिंक जो होगा वो ठोस से किस में आएगा, मेल्ट या द्रव अवस्था में आएगा। उसी तरह से खौलाने के लिए इसको 907 डिग्री सेल्सियस दिया जाए, आयरन को 1535 डिग्री दीजिएगा तब जाके वो मेल्ट होगा, और 2750 डिग्री दीजिएगा तब जाके वो खौलेगा। उसी तरह से सिल्वर है, चांदी है, यहाँ पे 962 डिग्री सेल्सियस है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है आपका 2212। लेकिन फिर वही चीज़ है, अपवाद से सवाल पूछे जाते हैं। तो गैलियम का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि यहाँ लिक्विड 30 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा, लेकिन इसको बॉईल करने के लिए 2400 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना है 2400 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह सीजियम जो है 28 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन इसको खौलाने के लिए क्वथनांक इसका जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है 680 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से यहाँ पे अपवाद टाइप से है, तो जो अपवाद होता है उसी से सवाल एमसीक्यू बनते हैं, और आपको उसी को ध्यान में रख के चलना है। ये सारा चीज़ एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, तो इसीलिए ये चीज़ तो आपको याद रहना ही रहना। जब ये यहाँ पे उच्च होते हैं तो सामान्यतः ये क्या होंगे, निम्न होंगे, लेकिन फिर अपवाद के रूप में कुछ आपको क्या हो जाएगा, उच्च मिलेगा, जैसे कि ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 3550 डिग्री सेल्सियस से मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट यानी लिक्विड के रूप में लाना है तो 3550 डिग्री सेल्सियस देना होगा, और बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि अगर उसको खौलाना होगा तो 4827 डिग्री सेल्सियस देना होगा। बाकी सबका यहाँ पे कम है, देखिए मात्र फॉस्फोरस का 44 डिग्री, ये 281 है, ये 114 है, ये 444 है, ब्रोमीन का तो -7 डिग्री है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे किस में अवस्था में रहता था, द्रव अवस्था में। तो इस तरह से ये 60 आपको पूछा जा सकता है, रूम टेम्परेचर से कम किसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो लिक्विड रहता है वो रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है। ये सब सारा चीज़ हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीजन का तो देखिए -229 डिग्री सेल्सियस है आपका मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री, यानी -183 में ही वो वायु के फॉर्म में या गैस के फॉर्म में हम कह सकते हैं ये ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये सारा इसका गुण हो गया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट।
अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण, छोटा सा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका भी तुलनात्मक अध्ययन ही करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग पिछला चैप्टर में ही देख लिए थे, आवर्त सारणी वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए तो बाहरी जो सेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनेट किया जाता है, क्योंकि 3 तक हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो वो बहेगा, और बहेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा। लेकिन फिर यहाँ अपवाद है, हाइड्रोजन का 1 है लेकिन ये अधातु है। उसी तरह हीलियम का यहाँ पे बाहरी सेल में 2 है लेकिन ये क्या है, अधातु है। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना है। उसी तरह से यहाँ पे दिया है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 यहाँ पे क्या कर रहा है तो ये डोनेट करेगा, 2 है तो भी डोनेट करेगा, 3 है तो भी क्या करेगा, डोनेट। तो जब भी डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी। तो इस तरह से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो यहाँ पे कितने चार्ज हो गए, 2 पॉजिटिव चार्ज। अब इसी के अपोजिट अगर अधातु में आप देखिएगा तब विद्युत ऋणात्मकता होता है, क्योंकि ये क्लोरीन जो है 17 है। अब 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2, 8 और 7 होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। जब 1 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, लेने वाला ऋणात्मक, इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो जो अधातु होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और धातु जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस तरह से ये आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ दिया है, सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड बनाता है। सिंपल सा चीज है, सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, सोडियम मोनोऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम जब मिलेगा तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह से ये सिंपल सा चीज है, इसमें याद करेंगे, कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और ये अम्लीय ऑक्साइड जो होता है वो जल के साथ घुल के क्या बनाते हैं, अम्ल। जैसे कि ये अधातु है कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और ये जो बनाता है अम्लीय ऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसको हम जल के साथ रिएक्ट कर जाएं तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिल रहा है, एक अम्ल जिसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। तो इस तरह से याद रखना है, ऑक्सीजन अगर अधातु के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, सॉरी अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जल के साथ मिलकर पुनः क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर देखा जाए, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इसका सिंपल सा उदाहरण देखिए, हम लोग देखते हैं तालाब में, समुद्र में, पानी में, कुएं के पानी में H2O है, और वहाँ पे हम कहते हैं मछली है, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा। लेकिन H2O जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बनाता नहीं है। तो इस तरह से इसी ऑक्सीजन की सहायता से वहाँ पे जलीय जीव जो रहते हैं वो जीवित रहते हैं। इस तरह से हम कहते हैं कि अधातुएं जो होते हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर देती है। उसी तरह से अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातुएं ऑक्सीकारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इस तरह से ये अपवाद है, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम पिछला चैप्टर में बता चुके हैं, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है। तो आप जनरली याद कीजिए कि जो अधातु होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ आपका सहसंयोजी या कोवैलेंट, जैसे कि आप NH3 का उदाहरण देखिए, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड ही क्या करेगा, बनाएगा, और ये सहसंयोजी, क्योंकि जनरली हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो किसी को डोनेट नहीं करता, वो क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि सहसंयोजी साझेदारी ही करता है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब हम एक लास्ट है केमिस्ट्री, ये जो रासायनिक गुण है उसका सबसे अंतिम चीज है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद आज का ये हम लोग का टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाएगा। जल के साथ अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। देखिए यहाँ पे जल के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे धातु जो है वो क्या देगा आपको, हाइड्रोजन। ये पिछला जब हम लोग अम्ल क्षार अगर पढ़े थे वहाँ याद होगा तो वहाँ पे भी ये चीज़ पढ़े थे कि अम्ल यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया के धातु जो होता है वो हाइड्रोजन देता है। ये इसके लिए हम भूल गए थे, माफ कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है आपका, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देता है। तो सामान्यतः सब जगह यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही आपको क्या होगा, मिलेगा। लेकिन यहाँ पे धातु जो होता है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, तो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और हम बोल दिए थे। तो अम्ल के साथ भी आपको हाइड्रोजन देगा, और धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी हाइड्रोजन ही देगा। तो इस तरह से ये जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो H यहाँ पे आपको H2 के रूप में गैस आपका हाइड्रोजन मिलता है। अब अगला देखते हैं, धातु की अन्य धातुओं के लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है, और इसमें यहाँ पे दिया गया है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ रिएक्ट करता है। और आप ध्यान दीजिएगा कि जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। यहाँ से देखिए रिप्लेस कर दिया, और जिंक जो है यहाँ पे खुद अपने आप क्या हो जाता है, आ जाता है। मतलब एक धातु जो है दूसरे धातु को क्या करता है, यहाँ से
विस्थापित किया। उसी तरह से यहाँ पे देखिए आयरन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आयरन कॉपर को यहाँ से क्या करता है, विस्थापित कर जाता है और SO4 के साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है और कॉपर इस तरह से विस्थापित हो जा रहा है। तो क्यों विस्थापित हो रहा है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, तो जो भी कम क्रियाशील होगा वो विस्थापित हो जाएगा। आगे अभी हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा इसका अधातु का जो है तुलनात्मक अध्ययन करें तो वहां देख लीजिए, अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोग करके सहसंयोजी यौगिक। अभी हम लोग पढ़े थे वही चीज है कि हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ क्या करेगा, सहसंयोजी। जनरली हाइड्रोजन जो होता है वो सहसंयोजी यौगिक ही करता है, या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का साझेदारी ही करता है। धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया, बोलता है धातु और धातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं। इसका रीजन क्या है, जैसे आप सोडियम देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 17। तो 11 है तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 1 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 और 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन के इसको कमी है। इसीलिए सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज होता है, जो देता है उसमें पॉजिटिव। तो इस तरह से ये आयनिक यौगिक बनते हैं। यौगिक क्या होता है ये अब दूसरा चैप्टर देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजी है। फिर से रिपीटेड यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी हम बताए थे कि नाइट्रोजन है तो ये जो है इसका 3 बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से ये क्या होगा, जुटेगा, है ना। 3 यहाँ पे वैलेंसी इसका 3 रहता है। इसलिए दूसरा चीज है धातु है परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। तो अगर धातु यहाँ पे है तो वो जनरली आपका एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे अगर आप एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर अगर आप कुछ देरी के लिए रात भर के लिए 2 दिन 3 दिन के लिए आप आयरन छोड़ दीजिएगा तो वो आपस में जनरली रिएक्ट करता नहीं है। तो ये सारा चीज अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे कि एक तत्व जो होता है, धातु जो होता है दूसरे धातु के रिप्लेस कर देता है। जैसे अभी हम लोग देखे थे जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर रहा था, रिप्लेस। तो आपको यहाँ सक्रियता श्रेणी देखने को मिल जाएगा, 10th क्लास का स्क्रीनशॉट है। यहाँ कौन ज्यादा सक्रिय है रासायनिक अभिक्रिया में, तो इस तरह से जो ज्यादा सक्रिय होता है वो अपने से कम सक्रिय धातु को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे जिंक ज्यादा सक्रिय था तो कॉपर को क्या कर रहा था, रिप्लेस। अगर यहाँ पे जिंक और कैल्शियम होता तो यहाँ पे कौन रिप्लेस होता, विस्थापित, तो जिंक होता। क्यों, क्योंकि ये जो है कॉपर के तुलना कैल्शियम के तुलना में क्या है, कम सक्रिय है। तो इस तरह से जो अधिक सक्रिय होगा वो दूसरे को या अपने से कम सक्रिय धातु को क्या करेगा, विस्थापित। तो आपको पूछा जाता है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय जो होता है वो कौन सा धातु है, पोटेशियम। इसीलिए बोलता है इसको खुले में रखने से ये क्या कर लेता है, आग जल जाता है। तो इस तरह से सोडियम हो गया, सेकंड नंबर में पोटेशियम हो गया। लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा सबसे कम क्रियाशील कौन है तो आपका सोना हो जाता है, गोल्ड। इसीलिए सामान्य अवस्था में आप देखिए ये जो होता है वो शुद्ध रूप से सोना के रूप में पाया जाता है। इसका अयस्क आपको देखने को जनरली सोना का नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी के साथ जनरली रिएक्ट करता ही नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है ही नहीं, या सबसे कम सक्रिय में हम इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से सक्रियता श्रेणी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है। तो आपको ये सीरीज जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पे धातु और अधातु के बारे में पढ़े, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे अधातु जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे दैनिक जीवन शैली में, जो कि उपयोग में आते हैं। तो इस तरह से आप देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।